गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज का अपना नया टॉपिक देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। लास्ट वीडियो के अंदर संयुक्त गैसीय समीकरण, उसके सवाल, फिर घनत्व और द्रव्यमान का संबंध और उसके सवाल हमने देख लिए थे। जो आज का नया टॉपिक है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये हम कंप्लीट करेंगे। और ध्यान में रहिए बच्चों, भले ही ये महामारी चल रही है, शायद ऐसी न्यूज़ आती होगी कि एग्जाम होगी नहीं होगी, लेकिन ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ये सब बेस आपका क्लियर होगा 11वीं का, तभी 12वीं आप अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए सब समझना है। और जो डे टू डे वर्क दिया जाता है वह भी आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क जो आज अभी मैं चला रहा हूँ उसका 2 दिन में आपको मुझे होमवर्क भेज देना है। अगर नहीं भेजोगे तो आपके गार्जियन को प्रिंसिपल सर की ऑफिस तक मैं ले आऊँगा। यानी कि ये इतना सब इसलिए कर रहा हूँ कि आप पढ़ो। हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपको घर बैठ के वो सब वीडियो देखने हैं, उसकी तैयारी करनी है। अब आगे देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन ने क्या कहा, तो ये बच्चों आप ध्यान दें। ये मान लो पात्र ए, इसके अंदर मैंने कोई गैस रखी, उसका जो दाब था वो क्या था, पी। यानी ये ए क्या है, गैस है, उस गैस का जो दाब था उसे क्या कहा, पी। दूसरे कोई पात्र के अंदर मैं बी गैस रखता हूं, यानी कि ये जो पात्र था उसमें मैं क्या रखूंगा, बी गैस रखूंगा, उसका दाब क्या आएगा, पी। यह जो तीसरा पात्र है सी गैस, उसके अंदर रखूंगा तो उसका जो दाब आएगा उसको मैं क्या कहता हूं, पी सी। अब ये तीनों का मैं क्या करूंगा, जोड़ करूंगा। तो मान लो तीनों का जो जोड़ करूंगा तो वो पी ए प्लस पी प्लस क्या लिखा, पी सी। किया क्या मैंने, जो गैस थी ए गैस, उसको मैंने इस पात्र में रखा, उसका जो दाब आया वो क्या आया, पी ए के तौर पे मैंने बताया। बी गैस थी, उसका जो दाब आया उसको दूसरे पात्र में रखा, उसको मैंने कैसे दर्शाया, पी बी से दर्शाया। वैसे जो सी गैस थी उसका जो दाब आया उसको मैंने कैसे दर्शाया, पी से। और तीनों का योग किया, योग यानी कि जोड़ किया, योग किया, तो क्या आया, पी ए प्लस पी बी प्लस। अब ये तीनों को हमने अलग अलग पात्र में रखा था, उसकी जगह डाल्टन ने ऐसा कहा तीनों को एक ही पात्र में रखो, यानी ए बी और सी तीनों गैस को मैंने कहा रखा, एक ही पात्र में। तो तीनों का जो दाब होगा, पी ए का दाब पी ए, बी का दाब पी बी और सी का दाब पी सी। तो ये दोनों, इन तीनों को एक ही पात्र में रखने पर भी जो दाब आया वह क्या आया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यानी कि तीनों भिन्न भिन्न पात्र में रखे थे, उनका यह दाब आया, उनका जोड़ किया, और उनके जोड़ जो भी आता है उसे मैं क्या दर्शाता हूँ, पी टोटल से दर्शाता हूँ। ठीक है, अलग अलग पात्र में रखा, भिन्न भिन्न पात्र में रखा, और उनका जो दाब आया उनका जोड़ किया, योग किया, वो योग को मैं क्या कहता हूँ, पी टोटल। और ये तीनों को एक ही पात्र में रखा, ये पहले भिन्न भिन्न थे, अब क्या रखा, एक ही पात्र में। और उस पात्र का मैंने क्या देखा, दाब देखा, तो वह जो दाब आया वह पी क्या आया, पी टोटल क्या आ गया। यानी कहने का मतलब अलग अलग रखा और जोड़ किया, और एक ही में रखा और दाब देखा, तो वह दोनों क्या है, समान। क्या है, समान। इसी को डाल्टन का नियम कहा जाता है। अब नियम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखना है। दोबारा बता दूं, अलग अलग रखा और योग किया तो जो दाब आया, और उन सबको एक में रखा और जो दाब देखा वो दोनों दाब क्या आ गए, समान आ गए। ऐसा किसने ढूंढा, डाल्टन ने ढूंढा, इसे डाल्टन का नियम कहते हैं। अब नियम की बात करें, आपस में अन्योय क्रिया ना करने वाले गैस, आपस में अन्योय क्रिया ना करने वाले गैस, आपस में अन्योय क्रिया यानी कि कोई क्रिया आपस में ये लोग करेंगे नहीं, ऐसे गैस का कुल दाब, ऐसे गैस का कुल दाब, उन सभी के आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब पी ए, इसका आंशिक दाब पी ए, इसका आंशिक दाब पी सी, उन सभी के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। यानी इन सभी का आंशिक दाब का योग करोगे वो इसके दाब के क्या होगा, बराबर होगा। ये डाल्टन ने बताया था। आशा रखता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का गाणितिक स्वरूप हम देख लेते हैं। इसी का क्या देख लेते हैं बच्चों, गाणितिक स्वरूप। तो गाणितिक स्वरूप के अंदर बच्चों जो आदर्श गैसीय समीकरण था PV = NR, उसके आधार से हम बता देते बच्चों। तो मान लो ये P1 = मैं N1 RT/V लिखूंगा,
यहाँ पे V1 नहीं लिखा, T1 नहीं लिखने का मतलब क्या है, तापमान और आयतन वह क्या रहेंगे, समान रहेंगे तीनों के लिए, P1 के लिए भी, P2 के लिए भी और P3 के लिए तापमान और आयतन तीनों के अंदर क्या रहेंगे, समान। बदलेगा तो केवल क्या बदलेगा, मोल N1, R तो स्थिरांक ही है। अब P2 के लिए मैं क्या बता देता हूँ, N2 RT अपॉन V, वैसे ही N3 RT अपॉन V। क्या किया मैंने, P को इक्वेशन का कर्ता बना दिया, तो V कहाँ आएगा बच्चों, बटे में आएगा। अब यहाँ पे P टोटल का इक्वेशन क्या है, P टोटल यानी क्या, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, तब तीनों का जोड़ करते हैं, तो तीनों का जोड़ के लिए क्या सूत्र बनेगा, P1 के लिए क्या था, N1 RT अपॉन V प्लस P2 के लिए क्या था, N2 RT अपॉन V, P3 के लिए क्या था, तो N3 RT अपॉन V। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो RT अपॉन V वह क्या निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट के बाहर RT अपॉन, इस तरह से अपने बता सकते N1 N2 N3 RT अपॉन V हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, तो जो अपना सूत्र बनेगा P टोटल बराबर सूत्र अपना बन गया N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। P टोटल के लिए ये सूत्र बना। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र बनाने के लिए P1 बटे क्या करता हूँ, P टोटल, P1 बटे क्या करता हूँ, P टोटल। तो P1 का जो बच्चों सूत्र था वो मैंने लिखा N1 RT अपॉन, ठीक है। अब P टोटल का जो सूत्र है वो अब बच्चों में यहाँ लिख रहा हूँ, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 RT ओपन भी, तो ऊपर भी कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा, बटे कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं यह जो RT और यह जो RT क्या होगा, कट जाएगा, यह जो भी और यह जो भी क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या बच्चों, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि यह जो N1 है वह घटक के मोल, N1 क्या है, घटक के मोल, और ये N1 N2 प्लस N3 क्या हो जाएंगे, कुल मोल, क्या हो जाएंगे, कुल मोल। तो ये उसका सूत्र हुआ बच्चों, घटक के मोल बटे कुल मोल। मोल अंश हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, मोल अंश। मोल अंश का सूत्र क्या था बच्चों, घटक के मोल बटे कुल मोल। तो ये घटक के मोल N1 और बटे कुल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी ये मोल अंश का सूत्र। तो P1 बटे P टोटल इज इक्वल टू ये जो घटक के मोल बटे कुल मोल, उसे क्या कहूंगा, मोल अंश। मोल अंश को कैसे दर्शाया जाता है, x से दर्शाया जाता है। मोल अंश को कैसे दर्शाया जाता है, x। अब ये P1 है, तो ये जो मोल अंश मिलेंगे वो भी किसके मिलेंगे, x1 घटक के प्राप्त होंगे। तो ये इतना होगा। देयरफॉर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ P1 इज इक्वल टू, ये P टोटल ऊपर जाएगा, तो x1 इंटू P टोटल। अब वैसे ही आप बच्चों P2 बटे P टोटल करोगे, क्या करोगे, P2 बटे P टोटल करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, N2 बटे कुल मोल। तो वैसे ही आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा, x2 इंटू P टोटल, कंप्लीट। वैसे ही P3 के लिए आप वही सूत्र लगाओ, यहाँ P3 बटे P टोटल करो, क्या करोगे, P3 बटे P टोटल करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N3 बटे कुल मोल। अब N3 बटे कुल मोल को हम क्या कहेंगे, x3, ठीक है। यानी ये जो डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम का ये जो तीन सूत्र मैंने आपको सिखाए, P1 के लिए क्या होगा, x1 इंटू P टोटल, यानी अगर आपको आंशिक दाब P1 निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस घटक के मोल अंश गुणा P टोटल, उस घटक के मोल अंश गुणा P टोटल। जिस घटक का आंशिक दाब निकालना है, जिस घटक का आपको आंशिक दाब निकालना है, उस घटक के मोल अंश
गुणा मोल अंश गुणा कुल दाब करोगे तो आपको उस घटक का आंशिक दाब प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये जो गाणितिक सूत्र था वह मैंने बताया। अब इसी गाणितिक सूत्र के आधार से, इसी इक्वेशन के आधार से हम एक सवाल देखते हैं बच्चों, और वह सवाल समझते हैं बच्चों। जो अभी हमने आंशिक दाब के लिए जो वीडियो देखा था, टॉपिक देखा, अब उसी के आधार से जो सवाल है वह समझते हैं। सवाल के अंदर आपको लिखा है एक नियॉन और डाई ऑक्सीजन गैस के मिश्रण में 17.6 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, डाई ऑक्सीजन गैस है, डाई ऑक्सीजन गैस है, तथा 167.5 ग्राम नियॉन है, यानी कि मिश्रण दिया है। मिश्रण किसका दिया है? नियॉन गैस और डाई ऑक्सीजन गैस। शब्द लिखा है हिंदी में डाई ऑक्सीजन गैस, मैंने सूत्र के आधार से लिखा है, किताब में आप देख लेना। नियॉन गैस और डाई ऑक्सीजन गैस दोनों का क्या दिया है? मिश्रण दिया है किसी एक पात्र में, यानी कि यह जो पात्र है इसके अंदर नियॉन गैस भी उपलब्ध है और डाई ऑक्सीजन गैस भी उपलब्ध है। अब इसके अंदर जो नियॉन गैस का आपको क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है, और वह जो द्रव्यमान नियॉन गैस का कितना है? 167.5 ग्राम, और डाई ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान दिया है 70.6 ग्राम। अब आगे पूछा यदि गैस के मिश्रण का कुल दाब, यानी पूरे का जो कुल दाब कितना बता दिया? 25 बार बता दिया। क्या बता दिया? 25 बार हो तो मिश्रण में जो नियॉन उपस्थित है और जो ऑक्सीजन गैस, डाई ऑक्सीजन गैस होगी, उनका आंशिक दाब पूछा। अब आंशिक दाब यानी कि P1 P2, मान लो मैं P1 नियॉन के लिए लेता हूं और P2 में ऑक्सीजन गैस के लिए लेता हूं, तो उसके लिए जो अपना सूत्र था आंशिक दाब निकालने के लिए, X1 यानी कि मुझे नियॉन के मोलांश पता होने चाहिए और ऑक्सीजन के भी, डाई ऑक्सीजन के भी मोलांश पता होने चाहिए। P टोटल तो मालूम है। अब ये हमारा जो सूत्र था आंशिक दाब P1 इज इक्वल टू जो उस घटक के मोलांश गुणा कुल दाब। कुल दाब हमने दिया है, P टोटल दिया है। अब P1 हमें ढूंढना है, P1 और P2 हमें ढूंढना है, लेकिन हमें X1 दिया नहीं। X1 यानी क्या था? मोल अंश। तो मोल अंश निकालने के लिए हमें क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है। तो द्रव्यमान के आधार से बच्चों हम क्या निकालेंगे? मोल अंश। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों आपको मालूम है कि जो सूत्र जो बनेगा क्या बन जाएगा? सूत्र जो बनेगा मोल अंश का, तो मोल अंश का सूत्र है, मैं यहाँ लिख देता हूं, मोल अंश। मोल अंश का सूत्र क्या था? घटक के मोल बटे कुल मोल, घटक के मोल बटे कुल मोल। अब घटक के तौर पे मान लो मैं नियॉन लेता हूं, तो कुल मोल में कौन आएगा? नियॉन प्लस डाई ऑक्सीजन। अगर घटक के तौर पे मैं O2 लेता हूं तो नीचे क्या है? नियॉन प्लस O2। अब मुझे उसके लिए घटक के मोल होने चाहिए, मोल भी नहीं है, तो मोल का सूत्र क्या है? मोल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अगर मोल निकालना है तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान सूत्र होगा। तो यहाँ देख सकते हो द्रव्यमान दिया है तो मोलर द्रव्यमान तो हमें मालूम ही है। अगर नियॉन होगा तो नियॉन का मोलेक्युलर वेट 20 ग्राम पर मोल है। डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन डाई ऑक्सीजन तो 16 गुना 2 32 ग्राम पर मोल, यानी हमें मोलेक्युलर वेट मालूम है, द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान के आधार से मैं मोल निकालूंगा, मोल के आधार से मैं मोलांश निकालूंगा, और मोलांश रखूंगा तो मुझे दोनों का क्या मिल जाएगा? आंशिक दाब मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं उसके लिए कैलकुलेटर निकाल देता हूँ बच्चों। कैलकुलेटर की हमें आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी बच्चों? कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। जो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से निकाल देता हूँ। चलो O2 यानी कि डाई ऑक्सीजन, ठीक है, डाई ऑक्सीजन के मोल। डाई ऑक्सीजन के मोल के लिए क्या होगा? तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो डाई ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको कितना दिया है? 70.6, और मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 32। तो अपने जब आंसर निकालेंगे 70.6 बटे 32 करेंगे तो
तो आंसर आएगा 2.20, तो 21 मोल अपने कह सकते हैं। अब ये जैसे O2 का निकाला वैसे ही नियॉन के मोल निकाल लेता हूं। तो नियॉन के मोल के लिए वही सूत्र, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो नियॉन का जो द्रव्यमान था, नियॉन का कितना दिया है 167.5। मोलर द्रव्यमान नियॉन का कितना होता है बच्चों 20 होता है। कितना होता है 20। तो उन दोनों का अपने भाग करेंगे 167.5 बटे 20, तो कितना आएगा 8.375। यानी ये ऑक्सीजन के मोल मिले आपको, ऑक्सीजन का मोल, और ये नियॉन का मोल। तो अब हमें तो क्या निकालना है मोलांश निकालना है। क्या निकालना है मोलांश। तो घटक के मोल बटे कुल मोल। तो कुल मोल में लगा देता हूं कुल मोल यानी कि कितना होगा, एक घटक का मूल था 2.21 और दूसरे घटक का है 8.375। दोनों का जोड़ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कुल मोल। तो 8.375 प्लस 2.21 यानी कुल मिलाकर आएगा 10.585 था। मैं 59 कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ 10.59 कर देता। यह अपना क्या आ जाएगा कुल मोल। हाँ, अपने घटक के मोल निकाले। मान लो घटक P1 के तौर मैं क्या लेता हूँ नियॉन। क्या लेता हूँ नियॉन। ऐसा जरूरी नहीं कि नियॉन ही लो, आप चाहो तो ऑक्सीजन भी ले सकते हो। तो P1 के तौर पे नियॉन लेता हूँ। तो देयरफॉर X1 के तौर पे भी क्या आएगा नियॉन का घटक आएगा। और नियॉन के घटक के लिए क्या नियॉन के मोल बटे क्या आ जाएंगे कुल मोल। ठीक है, तो नियॉन के मोल कितने हैं, ये हमने नियॉन के मोल निकाले 8.375 बटे कुल मोल कितने हैं 10.59। तो ये नियॉन का क्या मिल जाएगा मोल अंश मिलेगा। नियॉन का क्या मिल जाएगा मोल अंश। तो उनका मैं भाग कर देता हूँ 8.375 बटे 10.59। जो आंसर आएगा वो आएगा 0.79। यह नियॉन के मोल अंश, नियॉन के मोल अंश। ठीक है, नियॉन के मोल अंश। अब वैसे ही P2 के लिए मैं क्या लेता हूं O2 लेता हूं। देयरफॉर X2 के लिए क्या होगा O2। अब उसके लिए वही बात घटक के मोल बटे क्या होगा कुल मोल। तो घटक के मोल ऑक्सीजन के घटक के मोल कितने थे 2.21 बटे कुल मोल वही 10.59। ठीक है, दोनों का भी मैं भाग कर देता हूँ 2.21 बटे 10.59। तो आंसर आएगा 0.208। 0.208 को मैं 0.21 O2 के मोल अंश ऐसा बता सकता। तो यही अपने सूत्र के लिए रखेंगे। P1 NP के लिए जो सूत्र था X1 into E टोटल। तो आंशिक दाब नियॉन के लिए X1 की वैल्यू कितनी आ गई, X1 की वैल्यू 0.79। तो आपकी टोटल कितना है बच्चों 25 बार। दोनों का जो गुना करोगे जो आएगा वो क्या होगा आंशिक दाब नियॉन का होगा। वैसे ही P2 यानी ऑक्सीजन के लिए भी अपने बच्चे करेंगे तो क्या आएगा X2 into P टोटल कर देंगे। तो X2 कितना था हमने X2 भी निकाला। X2 जो अपना आया 0.21। क्या आया X2 की वैल्यू है
और यह x1 की वैल्यू है। तो x2 की जो वैल्यू थी वह आई बच्चों 0.21 गुणा पी टोटल कितना था 25 बार। गुणा करोगे वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा। इस तरह से जो अपना सवाल है वह बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आंसर आप अपने आधार से निकाल लीजिएगा। आशा रखता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। 2 दिन के भीतर वीडियो कंप्लीट करना है। साथ में बच्चों यह चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना नया चैप्टर